नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सरकार के साथ अन्नदाताओं की बातचीत की। बताएंगे कि असम चुनावों को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति। जानेंगे कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक क्यों हैं दिल्ली कूच की तैयारी में। और बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अर्नब की व्हाट्सएप चैट का मामला संसद में उठाएगी कांग्रेस। ए के एंटनी ने कहा कि मामला देश का है, देश विरोधी मामले में सरकार को देना होगा जवाब। फर्जी बाबाओं के आश्रमों को नियंत्रण में लेने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने कहा कि वो तय नहीं कर सकता कि कौन सा बाबा फर्जी है कौन नहीं। सरकार के सामने उठाया जा सकता है मामला। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज। कहा, सत्ता से बाहर होने पर तेजस्वी के कई काम हो गए हैं बंद, वापसी को लेकर हैं बेचैन आरजेडी नेता। नीति आयोग ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर जारी किया इनोवेशन इंडेक्स। कर्नाटक को पहला, महाराष्ट्र दूसरा और तमिलनाडु को मिला तीसरा स्थान। रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 393 अंकों की बढ़त के साथ 49,792 पर हुआ बंद। निफ्टी 123 अंकों की बढ़त के साथ 14,644 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। 26 जनवरी को अन्नदाता ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं और केंद्र सरकार इस रैली को रोकने की कोशिश कर रही है। उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उल्टा सरकार को ही आईना दिखा दिया। रैली को लेकर और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आज एक तरफ अन्नदाताओं और सरकार के बीच बैठक हो रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अन्नदाताओं की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अन्नदाताओं की ट्रैक्टर रैली को लेकर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई में चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि ये मामला पुलिस के हाथ में है, दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत देगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर भी अन्नदाताओं के नेताओं से बात कर रही है। दिल्ली में विज्ञान भवन एनेक्सी में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तीसरी बार संयुक्त अन्नदाता मोर्चा के साथ बैठक कर रहे हैं। वो किसान यूनियन को ट्रैक्टर मार्च न करने के लिए मनाने की कोशिशों में जुटे हैं। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं। सरकार इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल रही है। बीकेयू के नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि हम अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और गणतंत्र दिवस की परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि अभी सरकार हमें तोड़ने और डराने का काम कर रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार को ये मौका नहीं देना चाहते कि उन्हें कहना पड़े कि हमने बुलाया और आप नहीं आए। ट्रैक्टर रैली का रूट अभी फाइनल नहीं है, हम अखबार के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे। कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि वो ट्रैक्टर रैली पर रोक नहीं लगा रहा। दिल्ली पुलिस प्रशासन और सरकार को कार्रवाई के लिए अधिकार प्राप्त हैं और उसे क्या करना चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है। हम उसके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। सरकार चाहे तो अन्नदाताओं से ही बात कर ले। और दोपहर से अन्नदाताओं के साथ सरकार की बातचीत भी शुरू हुई। वैसे ये बातचीत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नहीं हुई, ये पहले से ही प्रस्तावित थी, खासकर कृषि कानूनों को लेकर। तो इस बैठक में क्या हुआ खास, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कृषि कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच ही चुका है, लेकिन अन्नदाताओं की सरकार से बातचीत भी चल रही है। कोर्ट में तारीखें कम, लेकिन सरकार के साथ बातचीत में तारीखें ज्यादा मिल रही हैं। अब तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत के बाद आगे बातचीत जारी रखने के अलावा बैठक में और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी, उस कमेटी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जो कृषि कानून पर सभी पक्षों की राय लेगी और सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। वैसे इस कमेटी में अब 4 नहीं 3 सदस्य ही रह गए हैं। भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया था। इस कमेटी के खिलाफ अन्नदाताओं का एक संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। आरोप था कि कमेटी के सभी सदस्य सरकार और कृषि बिल के समर्थक हैं, लेकिन कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि कमेटी के सदस्य अपनी राय नहीं दे सकते, वो सिर्फ लोगों की राय ही सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। फैसला लेने का अधिकार कमेटी को नहीं सुप्रीम कोर्ट को है, इसीलिए कमेटी में कोई बदलाव नहीं होगा। कमेटी में तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन कृषि कानून बदल सकता है, खारिज नहीं हो सकता। जी हाँ, सरकार कृषि कानून में संशोधन को तो तैयार है, लेकिन इसे रद्द करने की आवश्यकताओं की मांग मानने को तैयार नहीं है। आज की बैठक में अन्नदाताओं का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि सरकार अन्नदाताओं के आंदोलन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जांच एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। अन्नदाताओं को भेजे गए समन पर भी सवाल उठे।
सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सफाई दी कि किसी भी बेकसूर को न तो परेशान किया जाए और न ही फंसाया जाए, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर बैठक हुई उस पर गतिरोध बना रहा। सरकार की ओर से अन्नदाताओं से कहा गया कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा वो कोई और विकल्प दें, लेकिन अन्नदाताओं ने इससे साफ इनकार करते हुए कानूनों को रद्द करने की मांग की। अन्नदाताओं के नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि आज की बैठक विफल रही है, सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हम अपने आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाएंगे। बैठक में ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये तो पहले से ही तय था, लेकिन असम में कांग्रेस ने ये जरूर तय कर लिया है कि वो उसके साथ विधानसभा चुनावों में उतरेगी। कांग्रेस ने असम में महागठबंधन तैयार करने की रणनीति बनाई है, तो कांग्रेस किन किन पार्टियों के साथ करेगी गठबंधन, देखिए ये रिपोर्ट। असम में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस के इस किले में सेंध लगा दी थी। 3-4 महीने में ही असम में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं और अब कांग्रेस बीजेपी से राज्य की सत्ता वापस लेने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस ने राज्य में बनाया है महागठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व में बन रहे इस महागठबंधन में बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF, भाकपा, माकपा, भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि कई दलों के साथ बातचीत के बाद ये फैसला किया गया है। बोरा ने कहा कि भाजपा विरोधी दलों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हम क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित करते हैं कि वो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटाने की लड़ाई में हमारा साथ दें। कांग्रेस देश हित में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए अग्रणी भूमिका में है। बीजेपी को केवल कांग्रेस ही रोक सकती है। असम में नई सरकार को लेकर रणनीतियां बन रही हैं। कांग्रेस महागठबंधन बनाने की तैयारी में है, तो कर्नाटक में बीजेपी के अंदर ही फूट पड़ती दिख रही है। राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पार्टी के विधायक अपने CM येदियुरप्पा से नाराज हैं और 2 दर्जन विधायक तो दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। विधायक चाहते हैं कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन हो। ये विधायक दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। तो क्या कर्नाटक में जाने वाली है येदियुरप्पा की कुर्सी, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विधायकों के बगावती तेवर से बीजेपी परेशान है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। येदियुरप्पा के खिलाफ एकजुट हुए विधायकों ने आरोप लगाया है कि CM ने उन्हीं लोगों को फिर से मंत्री बनाया है जो पहले से मंत्री थे। येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों ने कहा है कि वो अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली जाएंगे और बीजेपी आलाकमान से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि वो कर्नाटक में BS येदियुरप्पा को CM पद से हटाने की भी मांग कर सकते हैं। असंतुष्ट विधायकों के विषय को आलाकमान तक पहुंचाने की अगुवाई कर रहे रेणुकाचार्य ने आग्रह किया है कि उन्हें असंतुष्ट या बागी विधायक न समझा जाए। माना जाता है कि रेणुकाचार्य CM येदियुरप्पा के सबसे खास व्यक्तियों में शामिल हैं। बीजेपी के एक और विधायक शिवान गौड़ा नायक ने कहा कि जो लोग 20 महीने की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें अब हटाकर युवाओं को जगह दी जाए। विधायकों ने मांग की है कि मंत्रिमंडल में युवाओं को शामिल किया जाए और सीनियर लोग पार्टी का काम देखें। आपको बता दें कि 13 जनवरी को CM येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 7 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। इसके अलावा मंत्रिमंडल से आबकारी मंत्री H नागेश को बाहर किया गया था। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही बीजेपी में तनातनी मची हुई है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। विधायक नेतृत्व में परिवर्तन चाहते हैं। वैसे हलचल तो तेलंगाना में भी मची हुई है। यहां भी नेतृत्व परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और राज्य के CM के चंद्रशेखर राव अपनी जगह किसी और को तो सत्ता सौंपना चाहते हैं, तो किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं KCR, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तेलंगाना में इन दिनों CM का चेहरा बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और TRS के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव जल्द ही अपने बेटे KT रामाराव को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। TRS के कई नेताओं का कहना है कि KCR फरवरी में बेटे KTR को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इसकी वजह उनका राजनीति से संन्यास लेना नहीं है, बल्कि वो प्रदेश की राजनीति से उठकर अब केंद्र की ओर रुख करने का विचार बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक KCR अब राष्ट्रीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने KTR को TRS का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। KTR को पार्टी और सरकार में नंबर 2 पर देखा जाता है। माना जा रहा था कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद ही KCR अपने बेटे को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां सौंप देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ।
अब तेलंगाना में फरवरी के आखिर तक सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है। केटीआर नए सीएम बनाए जा सकते हैं। इन अटकलों को उस वक्त और बल मिल गया जब टीआरएस ने एक बयान जारी करके कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर का दृढ़ता से मानना है और उन्हें भरोसा है कि केटीआर के काम करने की शैली, प्रतिबद्धता और नेतृत्व करने का गुण आने वाले दिनों में पार्टी को कुशल और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। कहा जा रहा है कि सूबे में सीएम का चेहरा बदलने के लिए केसीआर ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, जिसमें केटीआर को नए कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना है। अब तेलंगाना में अटकलों का बाजार तो गर्मा रहा है, मगर देखना होगा कि ये परिवर्तन कब तक होता है। तेलंगाना में सरकार का कार्यकाल अभी लगभग 3 साल का बचा हुआ है। राज्य की जनता ने केसीआर के नाम पर टीआरएस को बहुमत दिया था और अब केसीआर अपने बेटे को राज्य की कमान सौंपना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की कमान किसे मिलेगी ये राज्य की जनता तय करेगी। राज्य में अगले कुछ दिनों में ही विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। यहाँ सीएम उम्मीदवार के लिए बीजेपी में कई दावेदार सामने आ रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि एक नाम पर दांव लगाया तो कई बड़े नेता नाराज हो सकते हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत के लिए ताल ठोक रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से अब तक ये ऐलान नहीं किया गया है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की इस खामोशी के बीच जिस तरह से वो ममता के करीबी नेता रहे शुभेंदु अधिकारी को बार बार आगे कर रही हैं, उससे इशारा उन्हीं की तरफ जा रहा है। और अब तो बीजेपी के सूत्रों ने भी बता दिया है कि नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए मैदान में शुभेंदु अधिकारी ही उतरने वाले हैं। दरअसल 18 जनवरी को ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके कुछ ही देर बाद शुभेंदु अधिकारी का बयान आया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 50,000 वोटों से हराएंगे और ऐसा नहीं किया तो राजनीति छोड़ देंगे। इस ललकार के साथ ही शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि बीजेपी को ये भी उम्मीद है कि वो मिदनापुर में कई सीटों पर प्रभाव डालेंगे। 2016 से शुभेंदु नंदीग्राम के विधायक हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब ममता को मात देने के लिए बीजेपी नंदीग्राम से शुभेंदु को मनाने में उतारने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि ममता को टक्कर देने के लिए बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसीलिए वो शुभेंदु अधिकारी को आगे कर रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी अधिकारी को सीएम उम्मीदवार के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर सकती है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की गलती को बीजेपी बंगाल में नहीं दोहराना चाहती, इसीलिए वो मुख्यमंत्री का चेहरा आगे कर सकती है। लेकिन अगर पार्टी ने ऐसा किया तो बीजेपी में जबरदस्त बगावत छिड़ सकती है। यहाँ तक कि बाहरी बनाम अपनों को लेकर बीजेपी के दिग्गज मोर्चा भी खोल सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे आगे दिलीप घोष रह सकते हैं। ऐसे में बंगाल में कदम जमाना बीजेपी के लिए भारी साबित हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात यूएस में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की। अब से कुछ ही देर बाद यूएस के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण होना है। भारतीय समय अनुसार करीब 9:45 बजे जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है खास, आइए बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस बार का सत्ता हस्तांतरण अपने विवादों को लेकर हमेशा याद किया जाएगा। इससे पहले चुनावों के बाद सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया शुरू हो जाया करती थी, लेकिन निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 3 नवंबर के चुनाव परिणाम को अस्वीकार करने के बाद इस कार्यक्रम में देरी तो हुई ही, साथ ही जब ट्रंप के समर्थकों ने व्हाइट हाउस पर हमला किया तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं। जिसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 11:30 बजते ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम रात 10 बजे होगा। शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रगान से होगी। पद ग्रहण दोपहर 12 बजे होगा। इसके पहले सुबह 9 बजे से दूसरे आयोजन शुरू हो जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 200 लोग सामने बैठे होंगे। नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वागत में सेना के ड्रम भी बजाए जाएंगे। इस मौके पर जो बाइडेन की समर्थक पॉप स्टार लेडी गागा राष्ट्रगीत गाएंगी। अमांडा गोरमैन इस समय के लिए लिखी गई एक खास कविता पढ़ेंगी। अभिनेत्री और गायिका जेनिफर लॉपेज भी इस दौरान प्रस्तुति देंगी। इस कार्यक्रम में आज जो बाइडेन तो शपथ लेंगे ही, साथ ही आज जब कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी तो उनके नाम के आगे कई प्रथम जुड़ जाएंगे। सबसे पहले तो ये अमेरिका में इस पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला होंगी, साथ ही प्रथम अश्वेत महिला भी। इसके अलावा भारतीय मूल से संबंध रखने वाली ऐसी प्रथम महिला भी कहलाएंगी जो अमेरिका में दूसरे ताकतवर ओहदे पर काबिज हुई।
साथ ही इस अवसर पर उनकी उपलब्धि के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता भरे परिवार पर भी होगी, जो अमेरिका की राजनीति में इतिहास रचने जा रहा है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।